What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, और ये आप लोगों ने लाइफ में फील भी की होगी। जब तक कोई चीज आप लोगों को नहीं मिलती है तब तक वो आप लोगों को टफ लगती है, पर लेकिन जैसे ही वो आप लोगों को मिल जाती है वो आप लोगों को ईजी लगने लगती है। प्रिपरेशन के जोन में जब आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को लगता है यार ये एग्जाम मेरे से निकल पाएगा या नहीं, मैं इसके काबिल भी हूं, क्या इतनी मेहनत हो रही है, क्या उस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में घूमती रहती है। पर लेकिन जिस दिन आप लोगों का वो एग्जाम क्लियर हो जाता है, कोई आप लोगों से पूछे कि भाई ये एग्जाम कैसे क्लियर किया यार, स्ट्रेटजी बता दे, तो आप लोग बोलते हो यार आसान है, अपना रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, हो जाएगा काम। यानी कि आप लोगों को उस टाइम पर वो आसान लगने लगता है, जो कि आप लोगों को सिलेक्शन न होने से पहले बहुत ज्यादा टफ लग रहा था, क्योंकि अब आप लोग उसको अचीव कर चुके हो। तो हर एक वो चीज जो आप लोगों को आज के दिन में टफ लग रही है, उसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं कि अगर आप लोग कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेसर में लगे रहेंगे तो वो चीज आप लोगों को आसान लगने लगेगी। बस थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चीजों को चलना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो रिवीजन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की है, जो कि आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। कई सारे बच्चे बोले सर रिवीजन का क्या करना है, तो रिवीजन आप लोगों को नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। संडे में आप लोगों को रिवीजन का लेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो संडे में आप लोगों को जो रिवीजन का लेक्चर होगा 28 फरवरी को, तो उसमें पूरा फरवरी का करंट अफेयर हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें पूरा जनवरी का करंट अफेयर होगा। फिर जो उससे नेक्स्ट वीक आएगा उसमें पूरा दिसंबर का करंट अफेयर होगा। तो हम लोग आगे से पीछे चलेंगे, क्योंकि जितना फिलहाल रिसेंट के जो 8-10 महीने होते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग बनते हैं जो फिर जो बाकी का होता है। तो पहले जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो हर एक सप्ताह में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 1 महीने का करंट अफेयर आप लोगों का रिवीजन करा दूं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो भी दोनों लेक्चर आप लोगों के आ रहे हैं, जो पीआईबी वाला मॉर्निंग में आ रहा है और जो एक ये लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स इसमें भी मैं इंक्लूड करके चलूंगा। जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लग रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है, तो उनको इन लेक्चर में मैं इंक्लूड करके चलूंगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों के जो लेक्चर चल रहे हैं इसकी थोड़ी सी लेंथ आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी आप लोगों के माइंड में अगर कोई चीज आ रही है तो आप लोग भी उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीक से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फरवरी के लिए तैयार है ना, पूरे फरवरी का करंट अफेयर हम लोग उसमें कवर करेंगे। अब लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी होगी वो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तभी आप लोगों को बता पाऊंगा। अभी उसके बारे में जितना कोशिश करूंगा कि कम से कम अगर किसी ने करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा है तो उसको कम से कम इतना तो तैयार कर दूं कि एग्जाम में जाकर वो बैठ जाए, ठीक है। और जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, उसके लिए तो रिवीजन होगा तो बल्ले बल्ले है उसके लिए, तो उसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज हमारी जो है वो संडे या फिर सैटरडे, जिस भी दिन मुझे सुटेबल लगा करेगा उसको फिक्स कर लेंगे। अभी जो टाइम बचा है 5-6 दिन, उसके मैं डिसाइड करके आप लोगों को बता दूंगा किस दिन ये सारी चीजें चलनी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं, आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कुछ बोलना है तो। ईपीएफओ के लिए भी और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी, और जो आगे एग्जाम आने वाले स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जो आप लोग ये रिवीजन सीरीज आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग कवर कर पाते हैं, पर लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। पता चला मुझे उसको बनाने में कईयों घंटे लग रहे हैं और उसको देख रहे हैं ओनली 2-3 हजार आदमी, तो यार उतनी मेहनत देखिए फिर वो उतना नहीं लगता है कि यार वो नहीं है कि एक साइड में आप लोग इंडिया ईयर बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया ईयर बुक पढ़ने में इतना मेहनत लगा रहे हैं, एक साइड में आप लोग कम मेहनत करके अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे या फिर कोई और पॉलिटी वाला सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर वो चीज सोच लेना अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि पता चला क्योंकि मेहनत लगेगी यार उस चीज को करने में, और अगर उस पे कम से कम जितने लोग द हिंदू देख रहे हैं उतने लोग कम से कम उसको देखें, ताकि रिवीजन क्यों आप लोग चिल्ला रहे हो सर रिवीजन करा दो रिवीजन करा दो, और पूरा 1 महीने का करंट अफेयर एक सिंगल वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया डील आप लोगों के लिए कोई होने वाली है। तो उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपना रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, वही एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग देखेंगे हर वीक में आप लोगों को 1 महीने की देखने को मिलेगी, पर लेकिन वो तभी होगा अगर आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट दिखेगा तो, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन की वीडियो मैंने बोला था, आप लोगों की वजह से क्वेश्चन की वीडियो नहीं आई। मैंने बोला था, आप लोगों ने बोला कि सर 4 बजे वीडियो लेकर आओ, ठीक है। उसमें कम से कम भी 15-20 हजार लोगों ने वोट डाला, ठीक है। मैंने बोला ओनली 5,000 लोग सुबह उठ जाओ, 5,000 लोग सुबह नहीं उठे यार, यहां से पता लगता है कितने सीरियस हो। उसमें कोई बड़ी डील नहीं रखी थी मैंने सामने आप लोगों के, जबकि मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोला गया था कि सुबह वीडियो लेकर आओ। तो अगर मुझे ऐसा लगा जब आप लोग ही चीज को लेकर सीरियस नहीं होंगे तो फिर उसमें मैं क्यों सीरियस रहूं उस चीज को लेकर। तो आप लोगों को सीरियस नहीं दिखानी पड़ेगी यार, आप लोगों को जॉब लेनी है, आप लोगों की लाइफ है, आप लोग सीरियस नहीं हो रहे उस चीज को लेकर, तो ये तो सोचने वाली बात हो जाती है फिर। तो अगर
उसके पीछे जितनी मेहनत लगती है, अगर उतना आउटपुट नहीं मिलेगा तो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो नहीं कहते कि पढ़ते रहो जब तक पढ़ना है, बुढ़ापे तक पढ़ते रहो, एग्जाम निकल नहीं रहा है तो क्या फायदा उस पढ़ाई का, तो लोग बोलेंगे क्या कर लिया पढ़कर, ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट आना भी जरूरी है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड अपना थोड़ा फोकस रखिएगा, तो उस तरीके चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। बाकी कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है कैंपबेल बे, जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी फिर हम लोग काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। डेली 2 वीडियो आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं, तो इसके अलावा अब जो एक्स्ट्रा भी जो आप लोगों की जो वीडियो आती है 1-2, या फिर इसके अलावा जो आप लोग रिवीजन वीडियो आएगी उसका संडे सैटरडे में टाइम डिसाइड कर लेंगे, उसको देखेंगे हम लोगों को कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, वो मेरी टेंशन है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। पहले आइए छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि देश में चल क्या रहा है, उसके बाद में फिर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारा एडिटोरियल है और काफी कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है पुडुचेरी में क्राइसिस हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली पुडुचेरी में से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी उनके द्वारा उनको वहां से हटाया गया सेंट्रल के द्वारा। तो उसके चलते अभी यहां पर पुडुचेरी में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके एमएलए जो है वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो इसके चलते जो बोला गया था कि फ्लोर टेस्ट होगा, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो पाएगा जब यहां पर जो मंडे को जो आज के दिन जो बोला गया था उससे पहले रेजिग्नेशन हो गया। तो अब लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल यहां पर होने जा रही है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। कोविड-19 के केस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पर बोला गया कि टेस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ा देने चाहिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कोताही मत बरतिए। कभी ये सोचो यार कोविड-19 चला गया, मैं भी जैसे बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि लोगों ने मास्क लगाने ही छोड़ दिए, ठीक है, हो गया जितना मास्क वास्क लगाना था। तो ये सारी ऐसी हरकतें न की जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपना प्रॉपर वे में अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बीमारी होगी तो आप लोगों को होगी, जो भी दिक्कत होगी वो आप लोगों को होगी, तो इसलिए आप लोगों को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी यहां पर बात की जा रही है जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर, यहां पर अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं फार्मर से लीडर से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये डेथ वारंट है फार्मर के लिए जो नए फार्म लॉ लाए गए हैं। तो इसके चलते एक महापंचायत की बात की जा रही है मेरठ के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से क्या कंडीशन बन रही है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियन भी अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, और बाकी ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ना कोई सपोर्ट में आएगा ही आएगा। तो देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन इसका निकलता है। इंडिया ने चाइना को बोला है कि हम देखते हैं, वेट करते हैं कि देखिए चाइना ना धोखेबाज आदमी है, वो क्या करता है, बोलता तो है हाँ ये कर लेंगे पर लेकिन बाद में करता नहीं है। तो इंडिया बोला है कि वेट करेंगे जब तक चाइना के जो ट्रूप है, यानी कि जो उनकी जो वहां पर लोग हैं जो वहां से पुल बैक नहीं करते हैं, तब तक वेट करेंगे, तब उसके बाद में चीजों को आगे लेकर चलते हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ये एक काफी अंदर से बेइज्जती फील करने वाला ये एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। एक टीचर के द्वारा एक बच्चे के साथ में गलत हरकत की गई, ठीक है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर जो बड़ी अच्छी बात बोली गई है वो ये है कि ये अनपार्डनेबल ये एक तरीके से चीज है। अगर किसी बच्चे के साथ में इस तरीके हरकतें की जा रही है तो बोला जा रहा था कि उस टीचर को एक तरीके से कुछ छोड़ दी जाए, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रियायत दी जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है। हमारी कंट्री में प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट भी है, जो यहां पर इन्हीं सब चीजों को रोकने का काम करता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यार, उनके साथ में गलत हरकतें कभी टीचर के द्वारा कभी रिलेटिव के द्वारा, ये सारी जो चीजें की जाती है ना, इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है सोसाइटी में, जिस तरीके की सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो जागरूक नहीं है, क्योंकि वो किसी भी लोग के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी इंसान आप लोगों के पास में क्यों न रहता हो, पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यार अच्छे अच्छे इंसानों के ईमान डगमगा जाते हैं जब ऐसी हरकतें करने की बात आती है। इसीलिए देश में इतने सारे रेप आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग एक छोटा कोई भाई बहन या फिर कोई बच्चा है कोई आसपास में, तो आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका ध्यान रखिए कि किसी एक दरिंदे हैवानियत की जो एक तरीके से जो हैवानियत का किसी के शिकार वो न बने। वो एक तरीके से ये यही बात यही यहाँ पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोली गई है, ठीक है। तो बच्चों के बारे में जब बात करते हैं उनको पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, कई सारी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसके पीछे बच्चों को भी जागरूक कराया जाएगी। कोई भी किसी भी तरीके से कहीं टच करता है तो बच्चों को तुरंत पेरेंट्स के पास में आना चाहिए। तो बच्चों को भी उस तरीके से जागरूक हम लोग को कराना पड़ेगा। आगे बात करते हैं तो म्यांमार में जो प्रोटेस्ट है, लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से यहां पर चीजें नॉर्मल हो पाएगी, क्योंकि म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको जो वहां की मिलिट्री है उसने उखाड़ कर फेंक दिया। तो देखते हैं अब यहां पर नॉर्मल चीजें कैसे हो पाती हैं। इंडिया और मालदीव के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर लाइन ऑफ जो डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है हमारी कंट्री के द्वारा, ये 500 मिलियन हेल्प की जाएगी यहां पर मालदीव के लिए। तो एक अच्छी बात है इंडियन ओशन में अगर इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा था तो नोवाक जोकोविच जो है शानदार तरीके से उनके द्वारा यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया।
जोकोविच जो है 18th ग्रैंड स्लैम इनका ये देखने को मिल रहा है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है तो ये आप लोगों को जो मंथ जो एक तरीके से ईयर होता है उसका सबसे पहला आप लोगों को जो स्टार्ट होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे फिर आप लोगों को यहां पर जैसे कि फ्रेंच विंबलडन और ये यूएसए ओपन देखने को मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन इसका पहला है, ठीक है। अब की बार जो 2020 में कौन सा एक विंबलडन नहीं हुआ है, वो सॉरी कौन सा एक ओपन यहां पर अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिला है, कौन सा ग्रैंड स्लैम अभी नहीं हुआ है, ये आप लोग क्वेश्चन यहां पर बताइए, ठीक है। तो नवाक जोकोविच जो है यहां पर ये राफेल नडाल के साथ में आते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। शानदार तरीके से 9 इनके द्वारा यहां पर जीत लिए गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है। राफेल नडाल को बादशाह बोला जाता है क्ले कोर्ट का, यानी कि फ्रेंच ओपन का, तो उसके द्वारा शानदार जीत है यहां पर। एक शानदार बात इसके द्वारा ये बोली गई कि देखिए रोजर फेडरर जो राफेल है इनके द्वारा बोला गया ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं। तो एक तरीके से अगर किसी फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे चिढ़ने से अच्छा है कि आप लोग उससे इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन लें। अगर कोई आपके पास में ऐसा इंसान है जो ज्यादा पढ़ता है आप लोगों से, तो आप लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि यार इतना पढ़ता है मुझे ही पढ़ना चाहिए, ना कि चिढ़े उससे। चिढ़ना कोई चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, वो आप लोगों को हमेशा डिग्रेड ही करता हुआ नजर आएगा अगर आप लोग उससे चिढ़ेंगे तो। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों ने कुछ यहां पर अच्छी चीजें सीखी होंगी। आइए अब एडिटोरियल देखते हैं। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। काफी प्यारे आर्टिकल है जो कि डिटेल में डिस्कस करूंगा और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो एक काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं जो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। तो डिटेल में जानेंगे कंपोजिशन क्या है और क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा क्या क्या रिकमेंडेशन है और क्यों रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर जगह फायदा पहुंचाते हैं। तो डिटेल में सुनेंगे इस आर्टिकल को। अभी यहाँ पर नासा के द्वारा जो मार्स के लिए मिशन भेजा गया है उसका एनालिसिस कर रहा है, तो काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग जान सके। और इंडिया के मिशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगी। ऑनलाइन लर्निंग में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो काफी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली है क्योंकि कोविड-19 का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है और इस आर्टिकल को भी इसके अंदर इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे जो कि बात कर रहा है कोविड-19 का जो इंपैक्ट है वो खासकर ऑनलाइन खासकर जो एनर्जी सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये अभी रिसेंटली यहां पर अगर बात करें तो कर्नाटका में अभी जो रिसेंटली वॉइस वोट से यहां पर एक बिल पास किया गया तो उसके बारे में बात की जा रही है कि आखिर किस तरीके से कंडीशन बन रही है कंट्री के अंदर में। तो समझने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में भी क्या कुछ ऐसा होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने 20 तारीख का अगर डिस्कशन आप लोगों ने देखा है तो एक आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें एमजे अकबर जो थे उनके द्वारा आरोप लगाया गया था एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के ऊपर कि उनके द्वारा उनको एक तरीके से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। तो उस आर्टिकल को ही फिर से यहां पर डिस्कस किया गया। तो एक रिवीजन आप लोगों को करा दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेंगे। इसी के साथ में मंडे को यहां पर एडिटर को जो लेटर लिखते हैं ये उसको रिप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है यहां पर डेटा पॉइंट जिसमें बात की जा रही है कोविड-19 के बारे में। केस जो है बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपना ध्यान रखिएगा, ये रिक्वेस्ट है, कोताही मत बरतिएगा। और ये कार्टून है, कार्टून में दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो प्राइस वगैरह है ऑयल के वो हाइक हो रहे हैं, तो ये दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और बाकी आप लोग जानते हैं कंडीशन क्या चल रही है, तो उसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। पर लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। संडे में देखिए निमंत बोल रहे थे कई सारे बच्चे क्यों नहीं दिया गया संडे में, जो सैटरडे में काफी प्यारा सा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया था, तो मुझे लगा फिर निमंत भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा कई सारे बच्चे जो है लिख नहीं रहे हैं आज के डेट में। जैसे मैं आप लोगों का जो रिएक्शन देख रहा हूं, तो जो बच्चे लिख रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस लिख रहे हैं वो तो लिख रहे हैं, पर लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं वो जो एक बार मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे तो बोलने लगे सर इतना बर्डन हो जाता है बहुत सारे काम करने के लिए, तो फिर इसलिए मैंने क्वेश्चन जो दिया था फिर मैं निमंत नहीं दिया, ठीक है। बाकी आगे से इसको निमंत को कॉन्टिन्यूस किया जाएगा या फिर आप लोग बोलेंगे तो अगर आज भी एक निमंत मैं आप लोगों को दे सकता हूं। मैं सोच रहा था कि एक निमंत आज दे दूं आप लोगों को, जिसको लिखना है वो लिख लेना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे जो रेगुलर लिख रहे हैं तो उनको उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए, ठीक है। तो वो निमंत मैं आज दे दूंगा, तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग बता दीजिएगा, एक निमंत आज दे दूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे काफी अच्छा लगा जिन्होंने निमंत अपने आप लिखकर पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगा, अगर मैंने निमंत नहीं दिया तो उन्होंने अपने आप निमंत लिख के पोस्ट किया, तो उनको सैल्यूट है, वो तो यार एक कदम आगे निकल गए। तो काफी अच्छा लगता है कुछ ऐसे स्टेप अगर आप लोग उठाते हो। तो अगर कुछ ऐसा अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कभी अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई निबंध वगैरह लिख के नहीं देता हूं तो आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन देना भूल जाता हूं तो आप लोग खुद से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर कि कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन की, वो आप लोगों को बतानी है। और अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन जो हमारी कंट्री में है, जो वित्त आयोग है 15वां, उसके द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई, तो मेन रिकमेंडेशन आप लोगों को यहां पर बतानी है। तो इसके बारे में एक कंप्लीट आर्टिकल है,
तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू आप लोग यहां पर ले लीजिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जो भी पैसा यहां पर टैक्स में इकट्ठा होकर आया है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना, कहां पर कितना पैसा जाना चाहिए। तो एक बैलेंस बनाने का काम करता है रेवेन्यू के मैटर में फाइनेंस कमीशन, और ये एक संवैधानिक बॉडी है। जी हां, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जिसके बारे में हमारे संविधान में मेंशन है। ठीक है, अगर बात करें तो आप लोगों को पता है हमारे संविधान में आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन जो है हमारे जो कंट्री में जो पहला फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, अभी फिलहाल का जो फाइनेंस कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन जो थी वो 1 अप्रैल 2020 से लेके ये 31 मार्च 2025 तक चलने वाली थी। ठीक है, पर लेकिन अभी कोविड-19 की हालात को देखते हुए इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल का जो फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन है एनके सिंह साहब, पर लेकिन चेयरमैन नहीं, आप लोगों को पूरी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा न्यूज में तो क्वेश्चन बन सकता है। एनके सिंह जो है यहां पर चेयरमैन है, अरविंद जो मेहता है यहां पर इसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें जो शक्तिकांत दास हैं हमारी कंट्री के जो गवर्नर हैं आरबीआई के, ये यहां पर आप लोगों को इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। 4 मेंबर है बेसिकली। एक अनूप सिंह हो गए यहां पर, ये एक प्रोफेसर है। इसी के साथ में रमेश चंद हो गए, नीति आयोग के मेंबर हैं। अशोक लहरी हो गए, ये चेयरपर्सन है बंधन बैंक के। ठीक है, तो ये सारे पर्सन यहां पर टोटल मिलाकर 6 मेंबर की ये बॉडी है जिनके द्वारा कई सारी रिकमेंडेशन यहां पर दी गई है। कुछ रिकमेंडेशन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां से आप लोगों के लिए काफी अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करें तो 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया था कि सेंटर को राज्य को देना चाहिए 29.5% जो शेयर है। 12th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया कि 30% देना चाहिए। 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया 32% देना चाहिए। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन जो वाईवी रेड्डी साहब की अध्यक्षता में था उन्होंने बोला कि 42% दो। पर लेकिन उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो राज्य थे उनको ध्यान में रखते हुए रिकमेंड किया गया था। पर लेकिन अभी हमारी कंट्री में एक राज्य जिसका नाम है J&K, उसको डिवाइड कर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस 42 को 41 कर दिया गया और 1% जो है यहां पर वो J&K के लिए यहां पर प्रोवाइड करा दिया गया है, क्योंकि J&K यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यूनियन की टेरिटरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इसलिए यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पैसा होगा, वो कैसे खर्च करेगा वो डिसाइड करेगा यहां पर। तो इसलिए 41% अभी यहां पर 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड दिया गया है यहां पर ये। ठीक है, बाकी 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में अगर कंपेयर किया जाए तो या तो ये वाला आप लोग ये पिक्चर देख लीजिए या फिर यहां पर और क्लैरिटी में आप लोगों को चीजें दिख जाएगी। 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में अगर चेंज देखिए तो ये 14 फाइनेंस कमीशन और ये 15 फाइनेंस कमीशन है। पॉपुलेशन को जो 14 फाइनेंस कमीशन में जो यहां पर शेयर दिया गया था वो 27.5% दिया गया था, पर लेकिन पॉपुलेशन को यहां पर 15% यहां पर कर दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको यहां पर 12.5 दे दिया गया है निकालकर। रीजन क्या है इसका? रीजन ये कई सारे ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। जैसे साउथ इंडिया में केरला के बारे में बात करें, तमिलनाडु के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इनके द्वारा अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है। पर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य जिनके द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो उनके द्वारा जो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की जो परफॉर्मेंस है, तो उस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उनको यहां पर अब उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर भी पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट्री के लिए और जो इकोलॉजी को यहां पर प्रोटेक्ट करने की जब बात करते हैं तो इसके लिए यहां पर जो शेयर है पहले 7.5% था, अब इसको 10% कर दिया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इनकम के बारे में बात करें, इनकम डिस्टेंस में यहां पर 50 था, तो यहां पर 45% यहां पर दिया जा रहा है। बाकी एरिया वाइज कौन सा राज्य कितना बड़ा है, एरिया वाइज जिस तरीके से ज्यादा बड़ा राज्य है तो ज्यादा पैसा चाहिए उसको मेंटेन रखने के लिए, ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, तो इसके चलते भी यहां पर ये 15% दिया जा रहा है, इसमें कोई चेंज यहां पर नहीं किया गया है। और टैक्स के इफेक्ट को यहां पर 2.5% यहां पर दिया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, और बाकी जो आर्टिकल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उनके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में क्या बोला गया कि 15 फाइनेंस कमीशन यानी कि 15वां जो हमारी कंट्री में वित्त आयोग है, जो कि आर्टिकल कौन से के अंदर आता है, आर्टिकल 280 के अंदर आता है। टाइम ड्यूरेशन मैंने बोला था कि 1 साल बढ़ा दिया गया, तो 21 से लेकर इसको 25-26 तक आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते जो रिसेंटली यहां पर ये काम करता है, ये अप्रोच रहती है कि सेंटर और जो स्टेट के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, क्योंकि अभी कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़ दी है। तो इसके चलते जो रेवेन्यू स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, पैसा नहीं इनके पास में, और फिस्कल जो डिमांड है, पैसे की जो डिमांड है उसको कैसे पूर्ति की जाए, तो उसको बैलेंस बनाकर अच्छे से चला गया है। तो जो राइटर है यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन की बड़ाई कर रहे हैं कि काफी अच्छा काम फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया गया है।
फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहां पर 41% जो डिवीजन दिया गया है यहां पर अभी राज्य को। तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए याद रखने लायक है। बाकी ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कई सारे राज्य काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उनको अलग से ग्रांट दिया गया है। ग्रांट का मतलब होता है कि पैसा दे देना जो कि वापस नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मली जो लोन दिया जाता है वो वापस आता है, ये ग्रांट होता है कि एक तरीके से दान दे देना। तो यहां पर 2.95 लाख करोड़ जो है वो 17 ऐसे राज्य को दिया जाएगा आने वाले 5 साल में, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अलग अलग रीजन की वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इसी के साथ में और कई सारे रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई है। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखना, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है और ये जो रिकमेंडेशन है ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक तरीके से जो फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को माननी ही माननी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मनाही भी कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पॉइंट ऐसा नहीं कि फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया तो इंप्लीमेंट करना ही करना है, वो बस रिकमेंडेटरी नेचर का है। तो अर्बन और लोकल बॉडीज को यहां पर बोला गया कि उनको यहां पर एक तरीके से ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो काम कर सके अपने हिसाब से। पर लेकिन जो ग्रांट होगा, जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा प्रॉपर वे में। तो लोकल बॉडीज और जो अर्बन बॉडीज हैं यानी कि पंचायती जो होती है और जो म्युनिसिपैलिटी होती है उनके लिए भी रेवेन्यू देने की यहां पर बात की गई है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो पैसा इनको दिया जा रहा है लगभग 60% यहां पर सैनिटेशन और वो जो वाटर सर्विसेज के लिए जाएगा, इनके साफ सफाई और जो पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी है। याद होगा आप लोगों को, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वॉस की फुल फॉर्म क्या थी जरा बताइए तो जरा, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ये काफी डिटेल में। उसमें ये बताया गया था कि हमारी कंट्री में भी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग आज के डेट में $1 खर्च करते हैं, अगर जो सफाई है, पानी है, सैनिटेशन है, इनके ऊपर $1 खर्च करते हैं तो $5 का फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाते हैं जिस तरीके से, तो मान लीजिए उन्होंने उसके ऊपर ये अगर इसके में 2-4 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो आगे चलकर अगर सक्सेस हो गया बंदा तो पूरी जिंदगी वो जो माँ बाप को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीके से उसका कई गुना कमा कर देगा, फिर ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अगर ₹1 यहां पर खर्च किया जाएगा तो यहां पर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि बीमारी होने से पहले अगर आप लोग उसको प्रिवेंट कर ले रहे हैं तो फिर आप लोगों को यहां पर क्योर करने में जो खर्चा आएगा उससे आप लोग बच जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो जितना पैसा यहां पर लोकल बॉडीज में जाएगा उसका 60% जो है यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए जाएगा, साफ सफाई के लिए और पानी के लिए। इससे होगा बहुत सारी बीमारी नहीं लगेगी और लोगों को फैसिलिटी अच्छी मिलती नजर आएगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है नॉन लैप्सेबल फंड दिया जा रहा है। नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड फंड किसके लिए? ये है डिफेंस के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये पहली बार किसी फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया। तो याद रखना 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है कि अगर अब की बार 5 लाख दे दिए और यहां पर सिक्योरिटी में और डिफेंस में जो खर्चा किया गया 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए बच जाएंगे। तो अगली बार फिर 5 लाख रुपए मिलेंगे और 2 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 7 लाख रुपए इनके पास में हो जाएंगे। लैप्सेबल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 3 लाख खर्च के 2 लाख बच गए थे तो वो खत्म हो गए, अगली बार 5 लाख मिलेंगे और ये 2 लाख रुपए नहीं होंगे इनके पास में, तो 5 लाख ही बस रहेंगे। अगली बार फिर 5 लाख मिलेंगे, जो खर्च कर दिए तो सही है, नहीं खर्च किए तो वो फिर से यहां पर फंड में चले जाएंगे और फिर से ओनली 5 लाख ही मिलेंगे। तो वो लैप्सेबल होता है। नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है जितना बचता चला जाएगा वो ऐड होता चला जाएगा आने वाले टाइम में। अब तुमको जब खर्च करना है तुम खर्च कर लेना, पैसा आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड की बात की जा रही है सिक्योरिटी के अंदर। तो इसके चलते अलग से यहां पर नॉर्मल बजट जो एलोकेशन है उससे अलग यहां पर पैसा देने की बात की जा रही है। तो इसके चलते अगर आप लोग देखेगा तो जो पैसा बोला गया है तो 1.53 लाख करोड़ यहां पर बोला गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसको पैसा इकट्ठा कर यहां पर दिया जाएगा। पर लेकिन इसको लेकर राज्य जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है। राज्य क्यों चिंतित है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितना भी पैसा यहां पर होता है वो पैसा जो है सेंटर और स्टेट के साथ में शेयर किया जाता है। अगर मान लीजिए अलग से यहां पर फंड निकाल लिया, ये इतना मान लीजिए ये यहां पर इतना पैसा अलग से निकाल कर रख लिया, अब जो पैसा बचा है उसमें से राज्य के पास में शेयर जाएगा। तो इसका मतलब है कि राज्य को शेयर जो है वो कम मिलेगा अपना खर्चा करने के लिए। तो इसके चलते कई सारे राज्य इसको बोल रहे हैं कि सेंटर जो है वो अलग अलग तरीके से साम दाम दंड भेद लगा रहा है ताकि राज्य के पास में पैसा कम जाए। और इस तरीके से ये 1.53 लाख करोड़ तो ये हो गया। बाकी टोटल जो है 1.8 लाख करोड़ के करीब ऐसा है जो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ग्रांट वगैरह इस तरीके से दिया जा रहा है। इससे सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा शेयर किया जा रहा है तो कहने के लिए तो 41% है, पर लेकिन वो परसेंटेज में है। बाकी जो बचा हुआ जो यहां पर पहले जो पैसा निकाले जा रहा है जो बचेगा उसका 41% दिया जाएगा, तो कम पैसा यहां पर आएगा। कई सारे राज्य और टेंशन में रहते हैं। वो किस लिए रहते हैं? क्योंकि राज्य के द्वारा ये बोला जाता है कि सेंटर आज के में सेस लगा रहा है और सरचार्ज लगा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। आप लोगों से इनकम टैक्स लिया गया मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए इनकम टैक्स लिया गया, उसमें आप लोगों के ऊपर 2% क्या लगा दिया? सेस लगा दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो 100 रुपए आप लोगों ने इनकम टैक्स दिया है, ठीक है,
तो उसके इक्वल आप लोगों से उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ना कि आप लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक तरीके से 2 रुपए आप लोगों को और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे यहां पर, यानी कि अब आप लोगों को 102 रुपए देने पड़ेंगे। पर लेकिन ये जो सेस लगता है या फिर जो सरचार्ज लगता है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये सेंटर और जो स्टेट है उसके बीच में शेयर नहीं जाता है ये, यानी कि ये सारा का सारा पैसा सेंटर के पास में लगता है, तो यहां पर स्टेट को इसको शेयर नहीं देना पड़ता है। तो कई सारे राज्य इस चीज को लेकर भी कई बार चिंतित रहते हैं कि सेंटर जो आजकल सेस काफी सारे लगा रहे हैं और हमारे पास में उसका पैसा नहीं आता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाए यहां पर, तो इस तरीके से राज्य बोलते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं आता है। प्लानिंग कमीशन जो है उसको डिसॉल्व किया गया और जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में। तो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया उसमें भी कई सारे फंडे आप लोगों को देखने को मिले। कई सारे राज्य ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा नुकसान हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जीएसटी के इंट्रोड्यूस करने से, पर लेकिन सेंटर ने ये बोला था कि हम लोग आपकी भरपाई करेंगे, तो उस भरपाई को भी ढंग से नहीं किया जा रहा था अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते, तो उसमें भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली थी। तो अभी पैनल का जो टेन्योर है कोविड-19 के चलते 1 साल इसको इंक्रीज किया गया। तो अभी देखिए, हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये वेट क्यों लगता है। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्य में इनका प्राइस अलग अलग क्यों देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है जो वेट वगैरह लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे कि शराब हो गया, ठीक है, डीजल पेट्रोल हो गया, यानी कि जो क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, ये आज की डेट में भी जीएसटी के अंदर नहीं है, यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स के अंदर नहीं है, तो इसलिए इनके ऊपर अलग से टैक्स लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसको लेकर, तो इसलिए यहां पर इनके ऊपर अलग से टैक्स यहां पर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी इसके बारे में अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि काफी सारे प्रेशर और डिफिकल्टीज यहां पर देखने को मिल रही है इकोनॉमी के अंदर। तो कमीशन के द्वारा जो काम किया गया है एक तरीके से वेल डन वाला काम किया गया है, एक अच्छा काम यहां पर किया गया है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक बैलेंस होना चाहिए उसको काफी अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, और सेंटर और स्टेट दोनों काम करेंगे मिलकर, तभी जो आज के दिन में ये पतन चल रहा है करंट जो कोविड-19 की वजह से जो खस्तालत देखने को मिल रही है, इससे भी बाहर यहां पर निकल पाएंगे। तो मिलकर दोनों को काम करना है, तभी ये बैलेंस है जो तराजू है यहां पर, ये इसमें एक बैलेंस बन पाएगा, वरना बैलेंस यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करें यहां पर, ये बात कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जो कि नासा का प्रोजेक्ट था। तो नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री की इसरो है ऐसे यूएसए की नासा है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ऐसे यहां पर नासा है। नासा के द्वारा एक प्रोजेक्ट छोड़ा गया था यहां पर मार्स के लिए, ये जून 2020 में छोड़ा गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट था यहां पर, ये यहां पर ये पर्टिकुलर जो मार्स के लिए छोड़ा गया था, इसका नाम था यहां पर, ये देखिए आप लोगों से नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। तो यहां पर प्रिजर्वेंस यानी कि एक तरीके से दृढ़ता बोला जाता है। एक रोवर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है, हेलीकॉप्टर ड्रोन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है यहां पर इंजेन्युटी, ठीक है, जिसको सरलता बोलते हैं हिंदी में। तो ये यहां पर जाएगा कहां पर, यहां पर, तो यहां पर जीरो, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो क्रेटर है यहां पर, इस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मार्स का ये क्रेटर है, इसके पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये जाएगा क्या मतलब जा चुका है 18 फरवरी को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये जाकर उतरा है। तो क्यूरियोसिटी जो है यहां पर, ये इससे पहले जो नासा के द्वारा प्रोजेक्ट छोड़ा गया था वो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, जो कि 5 अगस्त 2012 में छोड़ा गया था। और मुझे अब भी याद है यहां पर यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर कि उसको एनर्जी कहां से मिल रही है, ठीक है, क्यूरियोसिटी जो रोवर को, तो इसको एनर्जी कहां से मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मार्स, ठीक है। सो सूरज से जब आप लोग काउंट करेंगे तो चौथे नंबर पर है मार्स, और पृथ्वी के कंपेयर में ये छोटा है। आगे हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो टोटल मिलाकर यहां पर जो मार्स है वो आप लोग बोल सकते हैं कि अर्थ और जो जुपिटर है उसके बीच में आप लोगों को मार्स देखने को मिलेगा। मार्स पर कई सारे प्रोजेक्ट अभी भेजे जा रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है चेक करने की कि मार्स पर क्या यहां पर जीवन पाया जा सकता है। तो उसके ऊपर यहां पर एक एनालिसिस किया जा रहा है, तो जिसके चलते एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं प्रोजेक्ट के। सबसे पहले तो जो यहां पर नाम है इसका है मार्स 2020 मिशन, ठीक है। तो ये है इसका मार्स का जो मिशन है, ये यहां पर छोड़ा गया था, क्योंकि देखिए बहुत सारे मिशन ऑलरेडी छोड़े जा चुके हैं मार्स के ऊपर, कई सारी कंट्रीज के द्वारा, चाइना के द्वारा, इंडिया के द्वारा, यूएसए के द्वारा, इवन होप यहां पर अभी किसके द्वारा छोड़ा गया है, ये छोड़ा गया यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। तो इस तरीके से कई सारे जब मिशन यहां पर छोड़े जा चुके हैं, तो उनसे यहां पर मार्स के ऊपर यह माना जा रहा है कि पहले कोई ना कोई लाइफ होने के चांसेस हो सकते हैं वहां पर। तो अभी जो ये मिशन छोड़ा गया है नासा के द्वारा, इससे यही पता लगाया जाएगा कि एग्जैक्टली जो यहां पर रोबोट जाएंगे वो यहां पर एक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीजें वहां पर थी, क्या क्या हो सकती हैं। तो यहां पर 1 ईयर जो होता है मार्स का, याद रखिएगा मार्स का जो 1 ईयर होता है
वो लगभग जो अर्थ होता है, अर्थ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 365 या फिर 366 डे में एक साल कंप्लीट हो जाता है। पर लेकिन मार्स पर आप लोगों को 687 जो अर्थ डेज हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। समझने के लिए आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं। अभी यहां पर देखिएगा फिर से इसको, यहां पर जैसे यहां से चलेगा ये पिक्चर, अभी देखना यहां से, जैसे यहां से स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, तो इसको देखना स्टार्ट हुआ तो एक साइड में ये मार्स है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी 2 चक्कर लगा लेगी तब तक मार्स का 1 चक्कर लगेगा लगभग, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मार्स और पृथ्वी को आप लोग कंपेयर करेंगे तो मार्स का जो चक्कर है यहां पर वो लंबा होता है एज कंपेयर टू पृथ्वी के, जब सूरज का चक्कर लगाया जाता है, तो इसीलिए यहां पर पृथ्वी के डबल लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, मार्स को टाइम लगता है। तो अगर पृथ्वी पे से कोई प्रोजेक्ट छोड़ा जा रहा है तो यहां से प्रोजेक्ट छोड़ा गया तो वो प्रोजेक्ट इस तरीके से ट्रेजेक्टरी में जाकर मार्स पर पहुंचेगा, तो यहां पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में मार्स जो है ये 4th ये प्लैनेट है अगर सन से आप लोग बात करें, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है यहां पर सोलर सिस्टम के अंदर में। अर्थ के साइज का लगभग आधा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो मून है, जैसे हमारी पृथ्वी का जो चांद है उसको आप लोग मून बोलते हैं, तो पृथ्वी का सैटेलाइट है कौन, चांद। इसी तरीके से इसका जो चांद है यानी कि मार्स का जो चांद है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो यहां पर फोबोस और इसी के साथ में डाइमोस, ठीक है। तो ये इसके मून है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो मार्स है उसके मून का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी अगर बात करें हमारी कंट्री के द्वारा जब यहां पर मोम छोड़ा गया था, मोम था, इसको बोलते थे मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान भी आप लोगों ने नॉर्मल भाषा में इसको बोला। तो ये लॉन्च किया गया था 2013 में। तो यहां पर आंध्र प्रदेश का जो यहां पर जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यहां से इसको छोड़ा गया, और ये PSLV जो C-25 जो रॉकेट था उससे छोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिए क्वेश्चन। हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो मिनरल के कंपोजिशन के बारे में, एटमॉस्फेयर में मेथेन है उसके बारे में हम लोग यहां पर एक तरीके से हमारा जो मिशन है वहां पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्यूरियोसिटी के बारे में जाना, इसरो का था, अभी मोम हो गया, ये इंडिया हमारी कंट्री का हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन, होप हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। इसी तरीके से यहां पर नासा का अभी एक और प्रोजेक्ट हो गया यहां पर, ये जो मार्स 2020 मिशन। आप लोगों को ये बताना है चाइना का जो प्रोजेक्ट है, क्या चाइना का कोई प्रोजेक्ट है जो मार्स पे पहुंचा है, या फिर चाइना के अलावा कोई और कंट्री है जिसके द्वारा मार्स पर कोई प्रोजेक्ट भेजा गया है, तो उसके बारे में आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। तो ये है यहां पर इसके बारे में आर्टिकल जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो एक्सपीरियंस है उसमें बोला जा रहा है कि कई सारे ब्लैंक पेज हैं जिसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। तो ब्लैंक पेज क्या है उसको समझ लेते हैं। कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़कर रख दी। सोशल, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल स्फीयर में अगर आप लोग बात करिएगा तो काफी खतरनाक इंपैक्ट इसके द्वारा डाला गया। हर एक सेक्टर में इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो हमारी कंट्री भी इससे कहीं अछूती नहीं रही, हमारी कंट्री पर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा ऑल सेक्टर के अंदर में। चाहे वुमेन के ऊपर बात कर लीजिए, चाहे आप लोग एजुकेशन के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग जो वर्किंग जो स्फीयर है उसके बारे में बात कर लीजिए, पॉलिटिकल जो स्फीयर है उसके बारे में बात कर लीजिए, हेल्थ सेक्टर है तो वो तो बर्बाद करके रख ही दिया गया इसके द्वारा, विकलांग जो जन है उसके बारे में बात कर लीजिए, एक जो क्राइम जो एक्टिविटी है उसके बारे में बात कर लीजिए, क्लाइमेट के बारे में बात कर लीजिए। तो ये सारे वो एरिया हैं जहां पर आप लोग कोविड-19 के इंपैक्ट बोल सकते हैं। एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो एनर्जी देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, कोविड-19 के टाइम पर यह माना जाता है कि पोल्यूशन जो है वो सबसे कम लेवल पर पहुंच गया था, हर एक लेवल पर। तो क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, सब अपने घरों में बैठे थे, तो वो ये बोला गया था कि अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग को शिफ्ट करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इनके सूरज से जो रोशनी की वजह से जो हम लोग एनर्जी लेते हैं, या फिर वायु से जो हम लोग एनर्जी लेते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे उत्तराखंड में अभी त्रासदी देखने को मिली, तो ये बोला जाता है वहां पर भी आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस तरीके से यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो एनर्जी इफिशिएंट आप लोग चीजों को बना सकते हो। तो इंडिया के लिए तो और भी ज्यादा वरी का रीजन हो गया, क्योंकि हमारी कंट्री में जो इंपैक्ट पड़ा एजुकेशन के ऊपर, और स्पेशली इसमें भी जब गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिला। देख कई सारे लोग ऐसे हैं जो लड़का लड़की दोनों को पढ़ाते हैं, पर लेकिन अब फिलहाल मान लीजिए जॉब चली गई, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और पता चला कोविड-19 ने किसी की जान भी ले ली, तो अगर जो यहां पर अगर ये आ जाए कि एक साइड में लड़के को पढ़ाना है यानी कि बॉय को पढ़ाना है, एक साइड में गर्ल को पढ़ाना है, तो लोग क्या करेंगे कि गर्ल को बोलेंगे तुम रहने दो, तुम्हारा भाई पढ़ लेगा, ठीक है, और लड़की भी मान जाती है कि चलो भाई को स्कूल भेज दो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो यहां पर लड़की को आप लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 300 मिलियन के करीब जो चिल्ड्रन है अक्रॉस द ऑल एजेस, वो ये बोला गया कि यहां पर आज के डेट में वो कोविड-19 के चलते वो स्कूलों से बाहर यहां पर है आज की डेट में। ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है
कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए तो जो बच्चे हैं यहां पर, एक खासकर लॉकडाउन की बात चल रही है, बहुत सारे स्कूल से बाहर है, और उसमें लड़कियों के बारे में अगर बात करिएगा तो अलग अलग एरिया में अलग अलग इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी बड़ा जो डिजिटल जो ट्रांजिशन देखने को मिला। चलो कोई नहीं, स्कूल बंद हो गए तो ऑनलाइन एजुकेशन कर लेते हैं, पर लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बिल्कुल भी कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है, इवन बिजली भी अवेलेबल नहीं है। जहां बिजली नहीं है वहां इंटरनेट मोबाइल का तो काम ही नहीं रह गया, तो क्या कैसे आप लोग करेंगे डिजिटल एजुकेशन? सब लोगों के पास में टैबलेट मोबाइल इंटरनेट फैसिलिटी है, कैसे करेंगे? लड़का लड़की पता चला घर में एक ही पर्टिकुलर वो है, यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है तो उससे लड़के को पढ़ाएं, लड़की को पढ़ाएं, या फिर उससे अपने फोन सुने, उसके बारे में क्या करना है। अलग अलग क्लास में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला। तो यहां पर नॉर्मली अमीरी गरीबी थी सोसाइटी में, पर लेकिन कोविड-19 ने एक नया और भयानक चेहरा सामने निकाल कर रख दिया, जिसकी वजह से एक नया और यहां पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली। यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें यह बोला गया कि आज की डेट में अगर बात करें टेक्नोलॉजी का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सही लोगों के पास में सही तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो तो अच्छा खासा पढ़ लिए, उनके घर में तो अच्छी खासी फैसिलिटी थी, सारी इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल था, पर लेकिन जिन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी उनको एजुकेशन भी अब यहां पर मिलना मुश्किल हो गई थी। और इसमें जो राजस्थान है, राजस्थान में बोला जा रहा है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पूरी कंट्री में 13.5 है अगर बात करें नेशनल एवरेज, जिसमें लड़कियां स्कूल में नहीं जाती हैं, पर लेकिन राजस्थान में 20% है। 15 से जो 16 एज ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बच्चे स्कूल में नहीं जाती है। और ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एसर, इसको बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो 2018 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसके द्वारा ये सारी बातें बताई गई। यानी कि कहने का मतलब यहां पर साफ साफ ये बोला जा रहा है कि क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिस तरीके से आज के दिन में माहौल बना हुआ है। हालांकि अब स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा भी यहां पर बोला गया था कि सिचुएशन को फिर से रीओपन करने के बाद में नॉर्मल तरीके से फिर से री इनरोलमेंट करना है, इनके बच्चों को फिर से यहां पर आप लोगों को एडमिशन देना है। पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनकी खस्ता हालत हो गई कोविड-19 के चलते। तो उसके लिए बोला गया कि कम से कम यहां पर अब गवर्नमेंट को यहां पर गर्ल्स के एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन तक तो कम से कम। और इसी के साथ में जो लगभग 6% यहां पर खर्च करना चाहिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था अपनी कंट्री की जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर, तभी हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। और जो पुअर बच्चे हैं तो उनके ऊपर अलग से फोकस देकर चलना पड़ेगा। बाकी जिनको एजुकेशन अभी जिनकी छूट गई है, मजे ले रहे थे, छुट्टी चल रही थी, कोई मामा फूफा पता नहीं कहां घूम रहे हैं सारे बच्चे, तो एजुकेशन से काफी दूर हो गए, तो उनको अलग से ट्यूशन देकर काउंसलिंग कर उनको एक सही पैटर्न में लाना पड़ेगा बच्चों को। तो ये भी एक अलग से एक माहौल बनाना पड़ेगा, यानी कि फिर से एक अच्छी खासी मेहनत कर आप लोगों को सिस्टम को फिर से रीस्टैब्लिश करके आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी जो है वो माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। ये बातें बोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में दिक्कत क्या होती है? ऑफलाइन एजुकेशन में अगर आप लोग बैठते हैं तो टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन आप लोग का होता है, ठीक है। इसी के साथ में और भी आप लोग एक डिसिप्लिन माहौल में वहां पर रहना पड़ता है, ठीक है। कई सारे बच्चे भी आप लोग के आसपास में रहते हैं, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के साथ में डिस्कशन करने का आप लोग का मिलता है, तो ये एक अलग चीजें देखने को मिलती है। ऑफलाइन एजुकेशन की वजह में अगर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करें तो उसकी अलग फैसिलिटी है, आप लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। घर के कंफर्ट जोन में सारी फैसिलिटी आप लोग को मिल जाती है, और ज्यादा तरीके से आप लोग को ये नहीं कि उसी टाइम लेक्चर देखना है, जब तुम्हारा मन करे उस टाइम पर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलती है। और भी कई सारी आसानी से आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर बहुत सारे लोग के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लास में तो 30 40 50 बच्चे रहेंगे, पर लेकिन यहां पर लाखों लोगों के साथ में आप लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। पर लेकिन उतना ही ज्यादा ये डिस्टर्बेंस फैक्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर पूरे दिन यूट्यूब पर बैठे रहता हूं, पूरे दिन कोई ना कोई लेक्चर देखते रहता हूं, और बाद में पता चलता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को बोलूं ना, अगर आप लोग करंट अफेयर या सारी चीजें आप लोग काउंट करके चले, मुझे नहीं लगता है कि 2 से ढाई घंटे से ज्यादा आप लोगों को किसी भी जो यूट्यूब पर आप लोगों को बैठना चाहिए। 2.5 घंटे से ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल भी यूट्यूब पर नहीं बैठना चाहिए, तो लास्ट हो जाना चाहिए। इससे फालतू नहीं देना चाहिए, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप लोग देख रहे हैं, पहले एक वीडियो देख ली, फिर कोई और वीडियो देख ली, पहले आप लोगों ने क्या किया, पूरा हिंदू का डिस्कशन सुन लिया, फिर सिंगल आर्टिकल्स के आप लोग वीडियो देख रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर जाकर, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए एक तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को रिपीट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। वो चीजें अगर आज की डेट में आप लोग मान लीजिए एक तरीके से एक कंप्लीट न्यूज़पेपर का अगर डिस्कशन आप लोग सुन ले रहे हैं, तो आप लोगों को सारी चीजें जो है एक जगह इकट्ठी मिल गई यहां पर, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो एक आधा टॉपिक आप लोग देख लो, राज्यसभा टीवी का आप लोग डिस्कशन सुन लो, ऑल इंडिया रेडियो का डिस्कशन सुन लो,
पूरे दिन यूट्यूब पर बैठे रहना आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, जो भी डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सारे आप लोगों को चैनल देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको फॉलो करके चल सकते हैं। पर लेकिन एक पकड़ लो, यानी कि पहले एक न्यूज़पेपर देख लो, फिर दूसरा न्यूज़पेपर देख लो। यार सारे न्यूज़पेपर के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है। अगर आज एक आर्टिकल आया तो कल को वो दूसरे न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, तो वो चीजें कवर हो जाएगी। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, आप लोगों से ज्यादा टेंशन न्यूज़पेपर वालों को रहती है, ठीक है। तो वो सारे कवर हो जाएंगे। तो जो भी आप लोगों को न्यूज़पेपर अच्छा लगता है वो एक न्यूज़पेपर पकड़कर बैठ जाओ और उसको घोट के आप लोगों को पीते रहना है। बस एक पकड़ लो ढंग से, उसको फॉलो आप लोगों को करके चलना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, चीजें रिपीटेड सोर्स कर। देखिए वही बात बोली जाती है ना कि एक किताब को 100 बार पढ़ लो, ना कि 100 एक ही सब्जेक्ट की 100 किताबें पढ़ने हैं। वही बात हो गई ना जो ब्रूसली वाली, वो याद आती है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके के दांव सीख कर आता है और फिर इंप्लीमेंट करता है। मुझे इस इंसान से डर लगता है जो एक ही दांव को 1000 बार प्रैक्टिस करता है। तो वो इंसान ऐसा होगा कि जब वो दांव चलाएगा जिसने 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा है, एक बार में तोड़ देगा जहां पर वो दांव चलाएगा। तो एक किताब पकड़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पूरा पढ़ ली, बस अब कहानी खत्म है, बस प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि पहले लक्ष्मीकांत पढ़ ली फिर कुछ और पढ़ते जा रहे हैं, पता चला पॉलिटी की 6 किताबें पढ़ ली, कुछ नहीं होने वाला है। अगर पॉलिटी की एक किताब को ही आप लोग 6 बार रिवीजन कर दोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं, तो रिपीटेडली चीजों को इस तरीके से मत कीजिए कि रिसोर्सेज रिपीट कर रहे हैं आप लोग अलग अलग, कि ये भी रिसोर्स कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। एक ही रिसोर्स को रिपीट कीजिए बार बार, वो ज्यादा फायदेमंद आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये चीजें अगर आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी अच्छा है, वरना बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को इसका भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एक रिसोर्स पकड़ लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही लेक्चर आप लोगों को देखना है, कोई भी जो भी सुटेबल लगे, जो आप लोगों को लगता है कि ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए कई सारे टीचर की टोन भी समझ में नहीं आती है बच्चों को, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे जब स्टार्टिंग में देखने स्टार्ट करते हैं तो मुझे खुद बोलते हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड में बोलते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ दिन रुके रहते हैं और उनको फिर चीजें समझ में आने लगती है। पर लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम इस स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल जो भी लगता है, पर आप लोगों को कवर होना चाहिए वो चीजें, ठीक है। तो अपना एग्जाम पर फोकस पूरा होना चाहिए, पर लेकिन रिपीटेड से चीजों को बचो, ठीक है। टाइम कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ मैं पढ़ा रहा हूं कुछ खुद पढ़ लो और बस एग्जाम निकाल लो। चलिए आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर वॉइस वोट के बारे में। वॉइस वोट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए पार्लियामेंट में बैठे हैं, फिर असेंबली में बैठे हैं और पूछा जाए कि क्या इसको सपोर्ट करते हो, सब बोले यस, हाँ, इस तरीके से ना, वो होता है, ठीक है, वॉइस वोट। इसका मतलब है कि प्रॉपर वोट डाल के नहीं पूछा जाएगा, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि वोट काउंट नहीं की जाती है, बस हाँ हाँ एक ध्वनि मत से एक तरीके से पारित कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन अभी कर्नाटक में देखने को मिली। कर्नाटक में ये बोला गया कि कर्नाटक में जो कर्नाटक के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें ये था कर्नाटक प्रिवेंशन एंड जो स्लेटर एंड द जो प्रिजर्वेशन कोड बिल है, यहां पर ये बेसिकली कैटल से रिलेटेड जो बिल था ये असेंबली से पास करा दिया गया था, ठीक है। पर लेकिन काउंसिल से भी पास करा दिया गया, यानी कि यहां पर बाइकैमरिकल है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लोकसभा से तो पास हो गया क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, पर लेकिन राज्यसभा से भी पास हो गया जहां पर इसकी गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि काउंसिल में जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है ही नहीं है, तो वहां पर भी वो पास करा दिया। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है काउंसिल के एग्जिस्टेंस पर, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो कितना सही है। तो इसी के बारे में बात करें, बोले कि जो हमारी कंट्री में जो फार्म लॉ पास किए गए थे राज्यसभा में, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया गया था। यहां पर प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में वोटिंग नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ बातें उठाई। और मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या करती है, जो मेजोरिटी में होती है, वो कोशिश भी ये करती है यहां पर किसी भी बिल को मनी बिल बना दे, और मनी बिल में राज्यसभा की या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर होती नहीं है ज्यादा, वो उसको कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, लगभग 14 दिन के लिए रोक लेगा, उसके बाद में फिर कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। तो कई सारे बिल को मनी बिल बनाकर, जैसे आधार बिल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में चला गया था, उसको मनी बिल बनाकर प्रस्तुत किया गया। तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तो इनको यहां पर रोकना पड़ेगा। एक डेमोक्रेसी के अंदर ये कहीं ना कहीं फेक चीजें जो होती जा रही है, और ये एक तरीके से बाईपास करना जो कोशिश कर दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, राज्यसभा को, ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है हमारे सिस्टम के ऊपर भी। तो ये चीजें हम लोग को सुधारनी पड़ेगी, चाहे कोई इंपॉर्टेंट बिल हो चाहे कोई नॉर्मल बिल हो, हर एक में सिस्टमैटिक वे में वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक एरिया से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अगर उनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। बाकी ये आर्टिकल मैंने 20 तारीख को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक ओवरव्यू बता देते हैं। यहां पर ये है एक फॉर्मर मिनिस्टर हमारी कंट्री में, नाम है एमजे अकबर, ये है प्रिया रमनी, ठीक है। ये जर्नलिस्ट थी, इनके द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा इनका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया था, और इनके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई पूरा #MeToo कैंपेन के तहत। तो इन्होंने इनके ऊपर एक केस लगा दिया कि इन्होंने एक तरीके से मेरी
एक तरीके से मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, मेरी जो पोस्ट है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन जो जज है उन्होंने इनके फेवर में डिसीजन दिया। इन्होंने बोला कि जो यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन है, राइट टू लाइफ और डिग्निटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेम से, तो इसलिए यहां पर इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इस केस को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, नॉर्मली क्या करते थे, अगर कोई किसी के खिलाफ आरोप लगाता था, आप लोग देखते हैं यहां पर ये ओनली जर्नलिस्ट है और ये एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस के मालिक भी हैं और एक पर्टिकुलर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो गवर्नमेंट चल रही है इनकी तो एक पर्टिकुलर नॉर्मल सी जर्नलिस्ट को किस तरीके से यहां पर परेशान किया जा सकता है और वो फिर भी आवाज उठा रही है। तो इस तरीके से अगर ये केस जो था इसके फेवर में चला जाता तो फिर यहां पर दिक्कत देखने को मिल जाती, कोई भी औरत जो है, कोई भी लड़की जो है अपनी आवाज नहीं उठाती, तो इनके द्वारा अपनी आवाज उठाएगी, तो इसलिए इस केस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर माना जा रहा है कि इनकी आवाज उठाई जो इन्होंने और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है यहां पर ये, ठीक है। तो उसी के चलते ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर ये सपोर्ट करना चाहिए अगर किसी भी महिला के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है, ताकि वो अपनी आवाज उठा सके, ना कि उसको सप्रेस किया जा सके, ठीक है। तो ये था पूरा केस। बाकी और डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है, देखिए कल का लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। एक तो वहां पर जो कैसे प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का और राज्य में अलग अलग में क्या दिक्कत रहती है, और दूसरा 20 तारीख का जो लेक्चर है उसमें ये केस मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो वही चीजें अगर फिर से रिपीट करूंगा तो और बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं रेगुलर अगर आप लोग लेक्चर देख के चल रहे हैं ना, कुछ तो मैंने रिवीजन करा दिया जो मेन पॉइंट है आप लोग यहाँ पर, फिर भी और डिटेल में है तो वहां पर देख लेना। तो कई बार तो जैसे मान लीजिए आप लोग मॉर्निंग वाली वीडियो आप लोग देखते हैं, पहले आप लोगों को क्विज देता हूं मैं आप लोगों वहां पर, उसके बाद में न्यूज डिस्कस करता हूं, फिर उस क्विज का फिर से आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आंसर मतलब एक तरीके से, और फिर लास्ट डे का रिवीजन कराता हूं। 4 बार तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का मैं ही रिवीजन आप लोगों को क्लास में करा दे रहा हूं। पर लेकिन अगर आप लोगों ने एक क्लास मिस कर दी तो आप लोग ये समझिए कि 4 बार का रिवीजन एक क्लास का चला गया, तो लगभग जो 10 टॉपिक आप लोगों के डेली डिस्कस करता हूं, आप लोगों ने वहां पर उसको एक तरीके से साइड में फेंक दिया उठाकर। अगर उसी से क्वेश्चन बन गया तो फिर आप लोग बोलेंगे ये क्या हो गया। तो इसलिए रिवीजन करते रहना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया कीजिए, जो कि टेलीग्राम पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक है स्टडी लवर वीर, और यहीं पर ही आप लोगों को आंसर राइटिंग का भी लिंक मिल जाएगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आंसर राइटिंग टेलीग्राम पर कहां पर करनी है, तो देखिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूं। ये तो इसी टेलीग्राम का लिंक है जो स्टडी लवर वीर है। आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर इस वाले चैनल के ऊपर। तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर ये कमेंट का सेक्शन आ रखा है, तो हर एक वीडियो के नीचे जो मैं पोस्ट करता हूं यहां पर आंसर राइटिंग का आप लोग को ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप लोग देखते हैं, इसके नीचे जाकर आप लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आंसर यहां पर पोस्ट करते हैं, तो आप लोग भी यहां पर अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोग जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें फिर आप लोगों को मिल जाएंगी। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगती है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर शेयर करते रहता हूं। जैसे कि अगर बात करूं आप लोगों से, अभी यहां पर अगर बात की जाए तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एक सेकेंड यहां पर देखिए, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये चीजें देखिए, यहां पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है और यहां पर शेयर करते रहता हूं। तो इनको भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है, और अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइन कर लीजिए, फायदा रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।